हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वल्वा फॉर्मेशन इन सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस या जिसे हम सी एलिगेंस के नाम से भी जानते हैं, एक मल्टी सेलुलर नीमेटोड से। जनरली इसके हमें दो सेक्सुअल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक सेक्सुअल फॉर्म में ये हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अलावा हमें मेल सी एलिगेंस भी देखने को मिलते हैं। वल्वा जो कि सी एलिगेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू ये एग लेइंग और कॉपुलेशन जैसी फिनोमिनास को परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये वल्वा का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। देखिए, स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट जर्म सेल्स, और स्टेम सेल से प्रोड्यूस हुई जर्म सेल्स ही आगे चल के वल्वा फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। स्टेम सेल के थ्रू प्रोड्यूस हुई जर्म सेल्स में से कोई एक जर्म सेल आगे चल के बनती है एंकर सेल, और आपको याद रखना है ये एंकर सेल ही वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को सिग्नल देती है। आप देख सकते हो गोनैड में सबसे ऊपर जो मैंने ब्लू कलर की सेल्स दिखाई है, ये जर्म सेल्स कन्वर्ट हो चुकी है एंकर सेल में। एंकर सेल्स के नीचे 11 पी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आप रेड कलर से देख सकते हो, लेकिन इन 11 पी सेल्स में कोई 6 पी सेल्स एक इक्विवेलेंस ग्रुप इस्टेब्लिश करती हैं। आप देख सकते हो P1 to P11 सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 6 पी सेल्स दैट इज P3 to P8 ये एक इक्विवेलेंस ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, और इन्हीं सेल्स को अब कहा जाता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। आप देख सकते हो इन्हें क्यों वल्वा प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है क्योंकि एंकर सेल से निकलने वाला पैराक्राइन फैक्टर लिन3, आप देख सकते हो एंकर सेल एक पैराक्राइन फैक्टर को रिलीज करती है जिसका नाम है लिन3, और इस पैराक्राइन फैक्टर जो कि एक लीगेंड की तरह काम कर रहा है, इस पैराक्राइन फैक्टर को रिसीव करने के लिए इन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम लेट23 रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा वाई वी आर कॉलिंग दीज सेल्स एज अ वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, क्योंकि ये 6 की 6 सेलों के पास एंकर सेल से रिलीज होने वाले लिन3 के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 6 सेल्स एक इक्विवेलेंस ग्रुप बना रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये 6 की 6 सेल्स वल्वा का फॉर्मेशन कर सकती हैं। लेकिन हम आगे की स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वल्वा फॉर्मेशन के लिए एंकर सेल से इन पी सेल्स की जो डिस्टेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देख सकते हैं एंकर सेल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है P6, और जो सेल एंकर सेल के नीचे यानी सबसे क्लोज प्रेजेंट रहती है, ऑब्वियस सी बात है एंकर सेल से निकलने वाले लिन3 का सबसे ज़्यादा, जो आप देख सकते हो P6 में जो लिन3 रिसीव हो रहा है वो सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं एंकर सेल से निकलने वाला लिन3 सबसे ज़्यादा रिसीव होता है P6 को, और जो P सेल्स सबसे ज़्यादा लिन3 को रिसीव करती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में, या इन्हीं को हम कहते हैं सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल। तो आप देख सकते हो P6 विल बी कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल। साथ ही साथ P6 से जो लेटरल सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज P5 एंटीरियरली एंड P7 पोस्टीरियरली, यहाँ पे भी लिन3 को रिसीव किया जाता है, बट ये उतना अमाउंट नहीं होता है जितना P6 लिन3 को रिसीव करती है। इसलिए P5 और P7 चूंकि कम लिन3 को रिसीव कर रही हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में या लेटरल वल्वा प्रिकर्सर सेल में। आप देख सकते हैं और इसके बाद बची रह गई जो तीन, यहाँ पे एंटीरियरली दो सेल्स दैट इज P3 एंड P4 एंड पोस्टीरियरली P8।
ये बहुत ही कम लिन3 को रिसीव करती हैं, इसलिए ये टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में कन्वर्ट करती हैं और वल्वा फॉर्मेशन में ये अपना रोल नहीं प्ले करती हैं। ये अपना नेचुरल फेट फॉलो करती हैं और इन सेल्स का नेचुरल फेट है हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करना, इसलिए यहाँ पे मैंने H डिनोट कर रखा है। H इज़ फॉर हाइपोडर्मिस। आपको याद रखना है P3, P4 एंड P8 जो कि हमारी टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं, वो अपना नेचुरल फेट फॉलो करेंगी और वो बनाएंगी हाइपोडर्मिस। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एंकर सेल के पास रहने वाली P6 प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, P5 एंड P7 सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करती है। देखिए, वल्वा फॉर्मेशन में सिर्फ प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का ही रोल आता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फ्लो डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स ये मेक श्योर करती है कि सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स ना बनने पाए। इस फ्लो डायग्राम को देखते हैं। देखिए, एंकर सेल से लिन3 रिलीज हो रहा है और लिन3 को रिसीव करने के लिए लेट23 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में भी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लेट23 रिसेप्टर्स ऑफ प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल विल रिसीव मोर लिन3, इसलिए इसको मैंने बोल्ड कलर से दिखाया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हो लिन3 को ज़्यादा अमाउंट में रिसीव कर रहा है लेट23 प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का। जब लिन3 लेट23 के पास पहुंचता है तो लेट23 रिसेप्टर्स प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसके थ्रू एक और प्रोटीन का रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड DSL प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ये DSL प्रोटीन आगे चल के लिन12 का सिक्रीशन इंक्रीज कराती है एंड लिन12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल, यानी कि जो ये लिन12 है ये सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन कराता है, ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। आप देख सकते हो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में लिन3 लेट23 रिसेप्टर के पास गया, जिसके थ्रू प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल लिन12 का इनहिबिटर होता है, यानी कि प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल में आपको लिन12 का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल फॉर्मेशन करेगा DSL का और DSL लेटरल सेल्स में, लेटरल यानी अपनी बगल की सेल्स में प्रोड्यूस करेगी लिन12 के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी और ये लिन12 इंड्यूस करता है सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल के फॉर्मेशन को। देखिए, जब एक बार सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन होगा तो लेट23 से बनने वाले प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो आप ये इनहिबिशन का साइन देख रहे हो कि जो लेटरल सेल्स हैं, सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं, उनमें प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसी को हम लेटरल इनहिबिशन कहते हैं। आप समझ गए होंगे ये लेटरल इनहिबिशन किसके थ्रू होता है। इसमें जो दो प्रोटीन सबसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो है DSL एंड द सेकेंड वन इज लिन12। प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल ये मेक श्योर करती हैं कि जो लेटरल सेल्स हैं वो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में ना कन्वर्ट होने पाए, जिसके थ्रू ये लेटरल इनहिबिशन का जो मैंने अभी आपको फ्लो डायग्राम समझाया, लेटरल इनहिबिशन आपको देखने को मिलता है। दूसरी तरफ एक और सिग्नलिंग मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जहां पे लिन39 जो अगेन एक दूसरा पैराक्राइन फैक्टर है जिसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इस लिन39 का क्या इंपॉर्टेंस है, आप देखिए, जैसे ही एंकर सेल रिलीज करती है लिन3, जैसे ही एंकर सेल रिलीज करती है लिन3 को रिसीव करने के लिए इन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के पास होता है लेट23 रिसेप्टर्स। लेकिन लेट23 रिसेप्टर होने के बावजूद इस लिन3 के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो काम करता है लिन39। यानी कि अगर एंकर सेल से जो लिन3 रिलीज हो रहा है उसको रिसीव करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना, ये मेक श्योर होता है थ्रू लिन39, जो कि एक अगेन पैराक्राइन फैक्टर्स है।
लेकिन लिन 39 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये लिन 39 का जो इनहिबिटर है वो है MAB5। MAB5 का जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली पोस्टीरियर पी सेल्स में होता है, जैसे कि P7, P8 एंड सो ऑन। जहाँ पे MAB5 का सिक्रीशन होगा वहाँ पे लिन 39 का सिक्रीशन नहीं होगा, या तो अगर लिन 39 सिक्रीट हो रहा है तो लिन 39 अपना काम नहीं कर पाएगा। देखिए लिन 39 ये मेक श्योर करता है कि वो EFF को इनहिबिट किया रहे। देखिए लिन 39 EFF1 को इनहिबिट करता है, क्यों? क्योंकि EFF1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूजन विथ हाइपोडर्मिस। अब आप लोग खुद ही बता सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि वल्वा के जहाँ पे वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो लिन 39 ये मेक श्योर कर रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जहाँ पे हैं वहाँ पे हाइपोडर्मिस के साथ फ्यूजन ना होने पाए। और वो हाइपोडर्मिस के साथ फ्यूजन को कैसे इनहिबिट कर रहा है? वो इनहिबिट कर रहा है EFF1 को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोडर्मिस के साथ फ्यूजन के लिए। साथ ही साथ लिन 39 प्रोलिफरेशन में भी अपना रोल प्ले करेगा, और जैसा कि मैंने बताया कि लिन 39 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस टू लिन 3। जहाँ पे भी लिन 3 रिसीव किया जा रहा है उसके अगेंस्ट प्रिकर्सर जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हैं उनको रिस्पॉन्सिव बनाने का भी काम करता है लिन 39। देखिए CSIR में कई बार कुछ कंडीशंस भी पूछी जाती हैं और उन कंडीशंस को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर क्या हो कि एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एंकर सेल से ही रिलीज हो रहा है लिन 3, जो कि प्राइमरी सिग्नल होता है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हो कि लेट 23 रिसेप्टर्स म्यूटेटेड हो जाए। अगेन अगर लेट 23 रिसेप्टर ही म्यूटेटेड हो जाएगा तो जो ये लिन 3 का सिग्नल आ रहा है, लिन 3 नाम का जो लीगेंड पैराक्राइन फैक्टर आ रहा है, इसको वल्वा प्रिकर्सर सेल्स रिसीव ही नहीं कर पाएंगी, और जब इनको ये रिसीव ही नहीं कर पाएंगी तो आगे की कोई भी सिग्नलिंग नहीं चलेगी, और अगेन हमें देखने को मिलेगा कि वल्वा फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है या वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या हो कि लिन 3 और लेट 23 के इंटरेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए, अगेन वल्वा फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि लिन 3 और लेट 23 का इंटरेक्शन होना जरूरी है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट कंडीशन में यह भी पूछा जा सकता है कि अगर हम टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को इनहिबिट कर दें, म्यूटेटेड कर दें, तो वल्वा फॉर्मेशन में क्या असर पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने इनिशियल क्लास में बताया, इनिशियल लेक्चर्स में बताया कि टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स वल्वा फॉर्मेशन में रोल नहीं प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल ही वल्वा फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। इसलिए अगर आपने टर्शरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को म्यूटेटेड भी कर दिया है तो वल्वा फॉर्मेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, क्या हो कि एंकर सेल को हम एंटीरियरली मूव कर दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अगर एंकर सेल को हम एंटीरियरली मूव कर दें, देखिए तो वल्वा जो है ना उसका फॉर्मेशन भी एंटीरियरली होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एंकर सेल से निकलने वाले पैराक्राइन फैक्टर लिन 3, अब देखिए जब ये एंटीरियरली मूव हो जाएगा तो जितना ये एंटीरियरली मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसके नीचे की प्रिकर्सर सेल्स हैं वो डिसाइड करेंगी, वो बताएंगे कि वल्वा का फॉर्मेशन कहाँ होना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी एंकर सेल यहाँ प्रेजेंट है तो इसके नीचे P6 प्रेजेंट है, तो P6 सबसे ज़्यादा रिसीव कर रहा है लिन 3 को, तो प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल या सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल P6 ही बनता है। लेकिन अगर हम एंकर सेल्स को आगे की तरफ एंटीरियरली मूव कर दें, P3 या P4 की तरफ ले आए, तो जो सबसे उसके नीचे प्रेजेंट होगा वो सबसे ज़्यादा लिन 3 को रिसीव करेगा और वहाँ पे वल्वा फॉर्मेशन या प्राइमरी वल्वा फॉर्मेशन वहीं पे होगा।
तो इस तरह की ऐसी बहुत सी कंडीशंस दी जाती हैं वल्वा फॉर्मेशन के क्वेश्चंस में। आई होप वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट योर रिस्पॉन्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।